नमस्कार दोस्तों। स्टडी मिरर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हिस्ट्री के क्वेश्चन और आंसरों की हम सीरीज़ कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो आज जो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी तरफ चलते हैं, क्योंकि हिस्ट्री की क्वेश्चन की जो सीरीज़ कर रहे हैं हम वो 10-10 क्वेश्चनों के साथ कर रहे हैं और उनको बहुत डीप में जाकर हम अध्ययन कर रहे हैं उन क्वेश्चनों को। और टारगेट ये रहता है कि उन क्वेश्चनों से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें से कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत में आया था। तो उस वक्त जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन होता है 8 नवंबर 1927 को। ठीक है, और साइमन कमीशन क्या था, इसमें जो 7 ब्रिटिश सदस्यों का एक समूह था जिसे श्वेत कमीशन भी कहा गया है भारतीयों द्वारा। ठीक है, श्वेत कमीशन भी कहा गया था क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक है, इसका जो टारगेट था साइमन कमीशन का वो था, मुख्य जो कार्य था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। और इसके जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। ठीक है, तो ये जो साइमन कमीशन है वो 1927 8 नवंबर 1927 को इसका गठन होता है। और 1927 में ही जन प्रक्रिया के लिए साइमन कमीशन 1927 जन प्रक्रिया के लिए 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। अगर पूछा जाए भारत कब पहुंचा साइमन कमीशन, तो आपको पता होना चाहिए 3 फरवरी 1928 को भारत में कहाँ पहुंचा, बम्बई में। ठीक है, साइमन कमीशन कब इसका गठन कब किया गया था, 8 नवंबर 1927 को। तो हमने जो कहा कि साइमन कमीशन 1927 जन प्रक्रिया के लिए 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। ठीक है, साइमन कमीशन के जो विरोध का कारण था वो हमने आपको पहले ही बताया कि इसमें जो सारे सदस्य थे वो ब्रिटिशर्स थे और इसमें कोई इंडियन सदस्य नहीं था, और इसी वजह से इसको भारतीयों ने श्वेत कमीशन भी कहा है। ठीक है, जो ये जो कमीशन आया था वो आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करने के लिए। और जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था वो क्या था, 1916 से 1921 के बीच में भारत के जो वायसराय रहे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात कर रहे हैं हम, जो 1916 से 1921 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो वायसराय रहे भारत के, उनके नाम पर ही चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम पड़ा। और ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था वो क्या था, ये भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा धीरे धीरे भारत को स्वराज संस्था का दर्जा देने के लिए पेश किया गया एक सुधार था। ठीक है, इसमें यह था कि भारत को स्वराज संस्था का दर्जा दिया गया धीरे धीरे, और ये ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया। और जो इससे शुरू किया गया था जो उस वक्त वायसराय थे 1916 से 1921 तक जिनका कार्यकाल था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उनके नाम पर ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसका नाम रखा गया। ठीक है, जो क्वेश्चन जो पूछा गया था कि साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था, तो साइमन कमीशन के जो समय जो वायसराय थे जो हमने बताया है ऑप्शन में ये था कि लॉर्ड इरविन। ठीक है, और लॉर्ड इरविन का कार्यकाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन का कार्यकाल रहा। ठीक है, साइमन कमीशन किस लिए आया, वो आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच के लिए, और इसके जो अध्यक्ष थे वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन। और इसका गठन होता है 8 नवंबर 1927 को। और इसका जो विरोध का कारण था भारत में वो ये था कि इसमें सारे सदस्य ब्रिटिशर्स थे, और इसी वजह से भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन भी कहा है। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करने के लिए आया था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में हमने आपको बताया। और ये जो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो कि उस वक्त वायसराय थे भारत में 1916 से लेकर 1921 के बीच में जो भारत के वायसराय थे, उनके नाम पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का नाम पड़ा। और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या था उस पर चर्चा की हमने। इसमें भारत में इस सुधार में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा धीरे धीरे भारत को स्वराज संस्था का दर्जा देने के लिए पेश किए गए सुधार थे।
और इसी की जांच के लिए साइमन कमीशन बनाया गया था। लेकिन इस कमीशन में एक फॉल्ट हुआ जो भारतीयों को लगा कि इसमें सारे सदस्य ब्रिटिशर्स थे, और इसी वजह से इन्होंने श्वेत कमीशन भी कहा इसे और इसका भारी विरोध किया। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल में भारत आया, तो लॉर्ड इरविन आपको याद रखना है। लॉर्ड इरविन साइमन कमीशन जिनके कार्यकाल में आया, और इनका जो कार्यकाल था, जो टाइम पीरियड था 1926 से 1931 था। ठीक है, और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया, तो लॉर्ड इरविन जिनका कार्यकाल था 1926 से 1931 तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा है कि साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी, तो 1915 में महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह आश्रम बनाया। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम गांधी जी द्वारा बनाया गया 1915 में। ठीक है, और ये 1917 में साबरमती आश्रम की हम बात कर रहे हैं। 1915 में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम नाम से एक आश्रम बनाया, इसकी स्थापना की 1915 में सत्याग्रह आश्रम की। लेकिन 1917 में इसका स्थानांतरण हो गया। ये जो आश्रम था इसका स्थानांतरण हो गया 1917 में, और ये साबरमती नदी के तट पर इसका स्थानांतरण हुआ। ठीक है, इसे जो ट्रांसफ़र कर दिया गया साबरमती नदी के तट पर। साबरमती नदी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने 1915 में सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया, और 1917 में जब साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम का स्थानांतरण हुआ, तब इसका नाम साबरमती आश्रम कहलाने लगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछा गया है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, तो 1915 ही आपको याद रखना है। लेकिन उस वक्त इसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। लेकिन 1917 में जब साबरमती नदी के किनारे इसको स्थानांतरित किया गया, तब इसका नाम कहलाया साबरमती आश्रम। ठीक है, और साबरमती आश्रम कहाँ पर है, ये भी सवाल बन सकता है। तो आपको याद रखना है अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था वो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात कर रहे हैं हम। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो मुख्य उद्देश्य था वो जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, या साफ तौर पर कहें राज्यों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किसी भी जो योजना है केंद्र राष्ट्रीय विकास परिषद का एक कार्य है, जो हम बता रहे हैं आपको कि कोई भी योजना अगर आती है तो उसको कार्य रूप देने में जो राज्यों का सहयोग प्राप्त हो सकता है, या राज्यों का सहयोग पाने के लिए सहयोग प्राप्त करना ही राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है कि कोई भी योजना है उसको कार्य रूप देने में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो हैं अध्यक्ष, प्रधानमंत्री होते हैं इसके। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी, तो 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा इसे शुरू किया जाता है, जो उस वक्त के वायसराय थे। 1878 में जो वायसराय थे लॉर्ड लिटन, उनके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट शुरू किया जाता है। और इस प्रेस एक्ट में क्या था कि जो जितने भी भारतीय भाषा के अखबार थे, जितने भी प्रकाशित भारतीय भाषाओं के अखबार थे, उनके नियंत्रण पर रोक लगा दी गई। लेकिन सिर्फ अंग्रेजी भाषाओं के जो अखबार थे उनका जो प्रकाशन था वो चलता रहा। ठीक है, और इसको एक घृणित एक्ट कहा गया, इसको एक घृणित अधिनियम कहा गया, जो कि लॉर्ड लिटन जो उस वक्त के वायसराय थे उनके कार्यकाल में आया था। और 1882 में
इस घृणित अधिनियम को लॉर्ड रिपन द्वारा इसको 1882 में रद्द कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने शुरू किया था, तो लॉर्ड लिटन ने 1878 में, जो वायसराय थे भारत के उस वक्त के, उन्होंने शुरू किया था, और 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द कर दिया। ये एक्ट क्या था? ये एक्ट ऐसा था, जितनी भी भारतीय भाषाएं थी उनके जो प्रकाशन के जो अखबार थे उनके नियंत्रण पर रोक लगा दी गई, लेकिन सिर्फ अंग्रेजी भाषाओं के प्रकाशित समाचार पत्रों पर जो समाचार पत्र थे वो प्रकाशित होते रहे। ठीक है, तो इसे घृणित अधिनियम कहा गया। 1882 में इसको लॉर्ड रिपन द्वारा रद्द कर दिया गया, और इसे शुरू किया गया था लॉर्ड लिटन 1878 द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है शिवाजी के जो 8 मंत्रियों की परिषद थी उसका गठन, जो शिवाजी ने 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किया था उसका नाम पूछा है। तो उसका नाम अष्टप्रधान है, आपको याद रखना है। शिवाजी की बात कर रहे हैं हम, तो शिवाजी 6 जून 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है रायगढ़ में, और वहीं से ये छत्रपति बने। ठीक है, 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी इन्होंने, और इनका जो संघर्ष हुआ, मुगल शासक थे उस वक्त औरंगजेब से इनका संघर्ष हुआ। मुगल शासक औरंगजेब ने ही इन्हें राजा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन बन सकता है किस मुगल शासक ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी, तो औरंगजेब, आपको याद रखना, औरंगजेब से इनका संघर्ष हुआ। 1674 में पश्चिम भारत में इन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी, और औरंगजेब से जो मुगल शासक था उससे इनका संघर्ष होता है, और मुगल शासक इनको राजा की उपाधि देता है। ठीक है, शिवाजी से संबंधित और क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनके पिता का नाम, तो पिता का नाम शाहजी, साथ ही माता का नाम जीजाबाई। इनके जो पुत्र थे, जो इनकी संतानें थीं, संतानों में जो प्रमुख संतान उन पर चर्चा कर लेते हैं हम। संभाजी, राजाराम, राडूबाई। ठीक है, ये 3 प्रमुख संतानें हैं सॉरी, और अन्य भी नाम थे इनकी संतानों में, लेकिन जो 3 महत्वपूर्ण हैं हमने आपको बता दिए, संभाजी, राजाराम और राडूबाई इनके संतान थे। साथ ही अगर पूछा जाए कि शिवाजी या मराठा साम्राज्य की राजभाषा क्या थी, तो मराठा साम्राज्य की राजभाषा थी मराठी और संस्कृत। इन 2 राजभाषाओं में मराठा साम्राज्य चलता था। ठीक है, मराठा साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़, और यहीं पर शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति चुना गया। कब चुना गया? जो हमने डेट बताई 6 जून 1674 को। अब बात करते हैं जो शिवाजी ने 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किया था, वो उस परिषद को क्या कहते थे? वो हमने बताया कि अष्टप्रधान उस परिषद को कहते थे। वो अष्टप्रधानों में पेशवा, अमाल्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव, न्यायाधीश। तो जो 8 मंत्रियों की परिषद थी उसमें पेशवा, अमाल्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव और न्यायाधीश थे, और इनको अष्टप्रधान मंडल कहा जाता था। ठीक है, पेशवा, अमाल्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव, न्यायाधीश को अष्टप्रधान मंडल कहा जाता था, जिसको शिवाजी ने 8 मंत्रियों की परिषद के रूप में गठन किया था। ठीक है, जिसे अष्टप्रधान कहते थे, और इसमें पेशवा, अमाल्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव, न्यायाधीश, इनको ही अष्टप्रधान मंडल कहा जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा है कि सहायक गठबंधन किसने शुरू किया था? जो सहायक संधि थी वो किसने शुरू की थी, ये पूछा है। तो लॉर्ड वेलेस्ली, आपको याद रखना है,
सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली, जिनका कार्यकाल था 1798 से 1805 तक, इन्होंने सहायक संधि प्रणाली शुरू की थी, लॉर्ड वेलेजली ने। और ये सहायक संधि प्रणाली का जो कार्य था वो था जो भारत के देशी राज्य थे उनके बीच में संबंध स्थापित करना सहायक संधि प्रणाली का काम था। इसका प्रयोग जो किया था गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने किया था। इनका कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक है। ठीक है, इनका कार्यकाल आपको याद रखना 1798 से 1805 ईस्वी तक लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू। और लेकिन पहली महिला पूछी जाए जो कि विदेशी थी, और ये शायद एनी बेसेंट थी जो कि आयरलैंड से थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछी जाए तो एनी बेसेंट आपको याद रखना है, ये शायद आयरलैंड से थी। लेकिन अगर पहली भारतीय कांग्रेस महिला पूछी जाए तो सरोजनी नायडू आपको याद रखना है। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष पूछा जाए तो आपको याद रखना है व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। साथ ही कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष के बारे में हमने आपको बताया। अगर सवाल पूछा जाए कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी आपको याद रखना है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट आपको याद रखना है जो कि आयरलैंड से थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछी जाए तो आपको सरोजनी नायडू याद रखना है। और कांग्रेस की बात आई है तो कांग्रेस से संबंधित और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो संस्थापक आपको याद होना चाहिए। संस्थापक कांग्रेस के A.O. ह्यूम। ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। ठीक है, कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में A.O. ह्यूम के साथ जो A.O. ह्यूम थे उनके साथ दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा भी शामिल थे। ठीक है, जो A.O. ह्यूम थे वो उस वक्त थियोसॉफिकल सोसाइटी थे, इसके प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, A.O. ह्यूम 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो जो कांग्रेस के संस्थापक की बात कर रहे हैं A.O. ह्यूम की, हालांकि संस्थापक सदस्यों में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य थे A.O. ह्यूम, इनके साथ दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा भी शामिल थे कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में। ठीक है, 1857 की जब क्रांति हुई थी उस वक्त A.O. ह्यूम इटावा के कलेक्टर थे। ठीक है, 1857 के गदर के दौरान A.O. ह्यूम इटावा के कलेक्टर थे। और A.O. ह्यूम ने खुद ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। 1882 में A.O. ह्यूम की बात कर रहे हैं हम। A.O. ह्यूम खुद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। 1882 में इन्होंने अपने पद से अवकाश ले लिया और कांग्रेस यूनियन का गठन किया। कांग्रेस यूनियन खुद जो 1857 की क्रांति के दौरान इटावा के कलेक्टर थे A.O. ह्यूम, और 1882 में इन्होंने अपने पद से अवकाश ले लिया। और क्योंकि ये ब्रिटिश के खुद खिलाफ थे, और कांग्रेस यूनियन का गठन करते हैं 1882 में, ये अपने पद से अवकाश लेने के बाद। ठीक है, साथ ही अगर कांग्रेस के संस्थापक की बात करें तो हम A.O. ह्यूम, जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य थे, दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा, ये 3 नाम महत्वपूर्ण नाम शामिल हैं। और अगर यही पूछा जाए कि कांग्रेस के संस्थापक कौन है तो आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है, A.O. ह्यूम। संस्थापक सदस्य की बात आए तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य A.O. ह्यूम के साथ दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा भी शामिल थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। A.O. ह्यूम द्वारा बम्बई में इसे किया गया, बम्बई
जो कि वर्तमान में मुंबई में है, वर्तमान में मुंबई नाम से जाना जाता है। मुंबई 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है मुंबई में। और ये जो डेट थी 28 दिसंबर की थी। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है और यहीं पे कांग्रेस की स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। जो क्वेश्चन बन सकता है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको 28 दिसंबर 1885 को बम्बई अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया। तो कांग्रेस से संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो लगभग सारे क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया। तो केसरी नामक समाचार पत्र था वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया जाता है। और इसकी ये एक मराठी भाषा का समाचार पत्र था, जिसे 4 जनवरी 1881 को शुरू किया गया। साथ ही इसके हिंदी संस्करण की बात करें तो हिंदी संस्करण इसका माधवराव सप्रे, इसका हिंदी संस्करण माधवराव सप्रे द्वारा 13 अप्रैल 1907 से इसका हिंदी संस्करण छपना शुरू हुआ। ठीक है। जो केसरी नाम का समाचार पत्र था ये मराठी संस्करण था, जो मराठी में ये पब्लिश होता था। लेकिन इसका जो मराठी संस्करण है वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। साथ ही इसका हिंदी संस्करण अगर पूछा जाए तो वो माधवराव सप्रे द्वारा 13 अप्रैल 1907 को इसे छापना शुरू किया गया। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 30 दिसंबर 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां तिर्ती, हकीम अजमल खां, ख्वाबा सलीमुल्ला स्थापना के दिन ये शामिल थे। और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। इसकी स्थापना हुई थी ढाका बांग्लादेश में। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और साथ ही सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट दी गई। चार्टर एक्ट 1793 में 1813, 1833 और 1853 में पास किए गए थे। ठीक है। तो चार्टर अधिनियम 1793, 1813, 1833 और 1853 में पास किए गए थे। और चार्टर अधिनियम हम 1813 की बात कर रहे हैं, जिसके द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। हमने ये 2 क्वेश्चन डीप में एनालिसिस नहीं किए क्योंकि थोड़ा शोर शराबा शुरू हो गया इस वजह से। तो इनके बारे में और चर्चा हम फिर कर लेंगे। फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।